Very good afternoon to you all. So today's topic is fatty acid synthesis. A very important topic. Exam point of view से बात करो तो major question आ सकता है इससे. So just pay attention. थोड़ा complex topic भी है. It involves a complex reaction, complex steps. So try to keep up. थोड़ा समझने की कोशिश करना, तब जाके अगर आप किताब से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. तो क्या होती है फैटी एसिड्स? पढ़ाया था ना फर्स्ट क्लास में. इतनी जल्दी भूल गए? एनीवन? फैटी एसिड्स क्या होती है? सिंपल सा है. ये याद है? याद आया? So fatty acids are carboxylic acids with 4 to 36 carbon chain. Some important concepts about fatty acid synthesis. पहले ये समझने की कोशिश करना, यही चीजें आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. The cellular location for fatty acid synthesis is cytosol. तो ये जितनी भी रिएक्शंस है सब साइटोसोल में होती है. Primary tissues where fatty acid synthesis occurs are liver, adipose tissue, mammary glands, brain and lungs. Fatty acid synthesis is an example of reductive biosynthesis. एक बार जब मैंने G6PD deficiency आपको बताई थी, उस टाइम मैंने डिस्कस किया था कि NADPH बनता है इसमें. So NADPH is required for reductive biosynthetic reactions. Because NADPH contains hydrogen, it provides hydrogen for the reduction. There is a difference between NADPH and NADH. ठीक है? NADH जो है that is an electron carrier. NADPH जो है it is an electron donor. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जहां ये रिडक्शन करवाता है, and this reduction is specifically used in biosynthetic reactions. The key enzymes for fatty acid synthesis are acetyl-CoA carboxylase and fatty acid synthase. ये दोनों एंजाइम्स जो है ये कोई सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी एंजाइम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. यानी इसमें एक से ज्यादा एंजाइम्स होती है एंड कुछ नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन भी इनसे एसोसिएटेड होती है. सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. सबस्ट्रेट्स की बात करें कि फैटी एसिड सिंथेसिस कहां से स्टार्ट होता है. सो द प्राइमरी सबस्ट्रेट फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज से जब एसिटाइल कोए बनता है तो दैट एसिटाइल कोए इज द स्टार्टिंग सबस्ट्रेट, while glucose is the main substrate. तो अगर कोई इंसान कार्बोहाइड्रेट इंटेक जिसकी ज्यादा रहती है, जिसका ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहता है, तो अल्टीमेटली दैट ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैट. दैट इज द प्राइमरी रीजन कि ओबेसिटी डेवलप होती है बिकॉज ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक. द एक्सेस ग्लूकोज अपॉन अंडरगोइंग ग्लाइकोलाइसिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट इन साइटोसोल. ये तो पता ही है सबको, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा हुआ है. तो ग्लूकोज से बनेगा पाइरुवेट. पाइरुवेट कहां बनता है? साइटोसोल में. देन जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है उसमें एक एंजाइम होती है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. ये भी सबको पता है. वो क्या करती है? वो पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन करवाती है. पाइरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. अब जैसा इसमें लिखा हुआ ऊपर, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस. पर ये बना कहां पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में. और फैटी एसिड सिंथेसिस कहां होती है? साइटोसोल में. तो इस एसिटाइल कोए को पहले माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकालना पड़ता है. तो डायरेक्टली नहीं निकाला जाता, पहले इसको सिट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन दैट सिट्रेट इज ट्रांसपोर्टेड आउट. सो सिट्रेट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है? फैटी एसिड सिंथेसिस अकर्स इन 3 मेजर स्टेप्स. फर्स्ट, जैसा कि अभी डिस्कस किया है, शटलिंग ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द साइटोसोल. सेकंड इज सिंथेसिस ऑफ मैलोनिल कोएंजाइम ए फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए. दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. दिस इज द की स्टेप. यहां पे जो एंजाइम काम आती है दैट इज एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज. तो उस एंजाइम के रेगुलेशन का जब कंट्रोल आता है, जब हम डिस्कस करेंगे आगे रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, तो एसिटाइल कोए को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने से ही फैटी एसिड सिंथेसिस रेगुलेट होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप.
Then last step is synthesis of a 16 carbon long chain, that is palmitate. तो सबसे पहला फैटी एसिड जो बनता है वो बनता है palmitate. Then comes the question कि ये palmitate बनता है उसके बाद इसका क्या होता है. तो इसकी कई सारी चीजें हो सकती है. फर्स्ट इज एस्ट्रिफिकेशन. सो एस्ट्रिफिकेशन, अगर एक सिंगल palmitate किसी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल पे लगेगा तो वो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा. 2 बनेंगे तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड 3 बनेंगे तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल. सिमिलरली जब हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, तो वहां पे भी फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल की जगह दूसरे मॉलिक्यूल से एस्ट्रिफाइड होती है, जैसे कि स्फिंगोसिन हमने देखा था उस टाइम, जो फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स में होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, फैटी एसिड्स और palmitate कैन ऑल्सो बी एस्ट्रिफाइड विद कोलेस्टेरॉल. सो कोलेस्टेरॉल का जब एस्ट्रिफिकेशन होता है सो इट बिकम्स कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स. palmitate एक 16 कार्बन की फैटी एसिड है. इसका इलोंगेशन भी हो सकता है, 16 से 18 भी बन सकता है, 20 भी बन सकता है एंड सो ऑन. एंड डीसैचुरेशन भी हो सकता है बिकॉज palmitate इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड. तो इसमें डबल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस अकर्स एट 3 लेवल्स. तो पहला है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, दूसरा है हार्मोनल रेगुलेशन एंड तीसरा है द रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ठीक है, तो यहां पहला स्टेप क्या था फैटी एसिड सिंथेसिस का? शटलिंग ऑफ एसिटाइल CoA फ्रॉम इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द साइटोसोल. सो लेट्स सी व्हाट दैट इज. ये तो पता है ग्लाइकोलिसिस से बना पायरुवेट. माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कौन सी एंजाइम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. क्या करेगी ये? पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइमे में कन्वर्ट किया. ठीक है, फिर क्या होता है एसिटाइल कोएंजाइमे का? वो बाद में आएगा, बट इन जनरल माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम पढ़ते हैं चेन ऑफ इवेंट्स की, पहले एसिटाइल कोएंजाइमे बना, फिर टीसीए साइकिल में एंटर करता है. व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ टीसीए साइकिल? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू citrate. So it will combine with oxaloacetic acid and it will get converted into citrate. एंजाइम भी वही है, citrate synthase. बट अगर फैटी एसिड बनाना होगा तो ये जो citrate है ये TCA साइकिल में एंटर नहीं होगा. इट विल नॉट एंटर द TCA साइकिल, इंस्टेड इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड आउट. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल के आता है कहां पे? साइटोसोल में, बाय अ citrate ट्रांसपोर्टर. फिर जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिला के सिट्रेट बनाया, तो अब सिट्रेट को ही तोड़ के वापस एसिटाइल कोएंजाइम में बनाना है, बिकॉज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए. सो सिट्रेट एक्ट्स ओनली एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो ऐसा क्यों किया? एसिटाइल कोएंजाइम ए को पहले सिट्रेट में किया, फिर सिट्रेट बाहर लाया, फिर उसको तोड़ा. डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम को बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? Exactly. Mitochondria lacks a transporter for acetyl coenzyme A. So that is why it has to be first converted into citrate. अब एसिटाइल कोएंजाइम में तो चला जाएगा फैटी एसिड सिंथेसिस में, बट ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैलेट. ये भी रिएक्शन फेमिलियर है. दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ टीसीए साइकिल, राइट? तो टीसीए साइकिल्स की मैक्सिमम रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है. तो यहां पे oxaloacetic acid gets converted into malate. The enzyme is malate dehydrogenase. Now the important part is when this malate is formed in the cytosol, a major fraction of this malate gets converted into pyruvate directly by an enzyme known as malic enzyme. And this enzyme is important because it is generating, क्या generate कर रहा है ये? NADPH. तो अभी डिस्कस किया था कि NADPH इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस. तो ये मैलिक एंजाइम जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ NADPH. दूसरी रिएक्शन कौन सी पढ़ी आप लोगों ने जिसमें NADPH बनता है? HMP शंट में कौन सी होती है रिएक्शन? कौन सी एंजाइम कैटलाइज करती है? G6PD. तो ये 2 रिएक्शन सब आपको पता है जहां पे NADPH बन रहा है. Now this pyruvate can again enter mitochondria.
by a pyruvate transporter, and this pyruvate can again be converted into oxaloacetic acid by an enzyme known as pyruvate carboxylase. तो ये वापस अंदर जा सकता है. However, a minor fraction of malate is directly transported inside the mitochondria by an exchanger that is known as malate alpha ketoglutarate transporter. तो ये malate का एक मॉलिक्यूल अंदर शटल कर देगा और अल्फा कीटोग्लूटारेट का एक मॉलिक्यूल बाहर ले आएगा. So this happens only for a minor fraction of malate molecules. मेजर प्रोपोर्शन जो है वो मैलिक एंजाइम से पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, ताकि क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए हमें NADPH चाहिए, दैट इज वाई मेजर प्रोपोर्शन ऑफ मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, एंड दिस मैलेट कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट. ठीक है, तो अब ये सारी रिएक्शंस हुई. इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई. एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आया साइटोसोल में, दूसरा हमारे पास आए NADPH. तो ये दोनों की ही जरूरत है हमें फैटी एसिड सिंथेसिस में. इज दिस क्लियर? तो ये जैसा डिस्कस किया था, माइटोकॉन्ड्रिया लैक ट्रांसपोर्टर्स फॉर एसिटाइल कोएंजाइम ए. Therefore, acetyl coenzyme A is first converted into citrate, which can then be transported out into cytosol via citrate transporter. Now, this citrate can be broken down into acetyl coenzyme A, which is used as the starting substrate. Only a minor fraction of malate is transported back inside the mitochondria, but a major fraction is converted into pyruvate by malic enzyme, which also results in generation of NADPH. अब जो हम बात करते हैं रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में NADPH चाहिए होता है, तो फैटी एसिड सिंथेसिस में जो चाहिए होता है 50% ऑफ द NADPH आर ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शन, जो मैलिक एंजाइम वाली रिएक्शन हमने देखी, एंड 50% ऑफ NADPH आर ऑब्टेन्ड बाय द G6PD रिएक्शन जो HM पेशेंट में होती है. तो दोनों जगह से NADPH आ सकते हैं इसके लिए. नाउ कमिंग टू सिंथेसिस ऑफ मैलोनिल कोएंजाइम ए फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम. ये रेट लिमिटिंग स्टेप है. यहां जो एंजाइम काम आती है दैट इज एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज. जैसा कि उस टाइम डिस्कस किया था, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज इज आल्सो अ मल्टी एंजाइम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. तो इसके ऐसे खूब सारे सब यूनिट्स होते हैं. ये एक फिलामेंटस फॉर्म में एंजाइम होती है, एक लीनियर बहुत लंबा फिलामेंट होता है इस एंजाइम का, और फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स. ईच सब यूनिट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, तो एक सब यूनिट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इट कंटेन्स 4 कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज बायोटिन कैरियर प्रोटीन, उससे अटैच्ड होता है बायोटिन, और इसमें 2 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, बायोटिन कार्बोक्सिलेज एंड कार्बोक्सिल ट्रांसफरेज. नाउ कमिंग टू द रिएक्शन. सबसे पहले जो इसमें एंजाइम काम आती है दैट इज बायोटिन कार्बोक्सिलेज. एज द नेम सजेस्ट, ये बायोटिन पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड कर देता है. सो दिस इज द रिएक्शन. ये कार्बोक्सिल ग्रुप कहां से आया? ये बाइकार्बोनेट से आता है. सो बाइकार्बोनेट में से COO इज टेकन आउट एंड इट इज अटैच्ड टू बायोटिन मॉलिक्यूल. तो बायोटिन का हो गया कार्बोक्सिलेशन एंड द एंजाइम इज बायोटिन कार्बोक्सिलेज. बिकॉज इट इज एन एक्टिव रिएक्शन, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ ATP इज ऑल्सो कंज्यूम्ड, where ATP is broken down into ADP and this energy drives this reaction. तो पहली रिएक्शन थी कि बायोटिन का कार्बोक्सिलेशन हुआ. अब दूसरी रिएक्शन क्या होगी? कौन सी एंजाइम बच गई? कार्बोक्सिल ट्रांसफरेज. एज द नेम सजेस्ट, इट विल ट्रांसफर दिस कार्बोक्सिल ग्रुप. तो बायोटिन से हटा के किसी और चीज पे ट्रांसफर कर देगा. वो और चीज क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए. ये इस एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल पे इस कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देता है. उसके बाद जब ये मॉलिक्यूल इससे रिलीज होता है, तो व्हेन एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अटैच्ड विद द कार्बोक्सिल ग्रुप, इट बिकम्स मैलोनिल कोएंजाइम ए. ठीक है, एंड द एंजाइम इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस. Now coming to synthesis of the 16 carbon saturated fatty acid, that is palmitate. This reaction is carried out by fatty acid synthase
ये भी सिमिलरली एक मल्टी एंजाइम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इसका एक सब यूनिट जो होता है उसमें 6 डिफरेंट एंजाइम्स होती है, ठीक है, और एक प्रोटीन होती है। ये एंजाइम्स का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस यही होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड टर्मिनल ऑफ द एंजाइम एंड एंडिंग एट द सी टर्मिनल ऑफ द एंजाइम। तो स्टार्ट होता है ये कीटो एसाइल सिंथेज से। देन नेक्स्ट एंजाइम इज मैलोनिल एसिटाइल कोए ट्रांसफरेज, देन डिहाइड्रेटेज, फिर आती है इनॉइल रिडक्टेज, फिर आती है कीटो एसाइल रिडक्टेज, फिर आती है एसाइल कैरियर प्रोटीन एंड देन लास्टली थायोएस्ट्रेज। ये जो सीक्वेंस है ये इसका स्ट्रक्चरल सीक्वेंस है, यानी इस सीक्वेंस में ये एंजाइम्स इस मॉलिक्यूल में पाई जाती है। बट जो रिएक्शन है उसमें ये एंजाइम इस सीक्वेंस में एक्ट नहीं करती है। वहां पे जो रिएक्शंस में कौन सी एंजाइम कब आ रही है, दैट सीक्वेंस इज एंटायरली डिफरेंट, दैट हैज नो कोरिलेशन विद दिस इज मियरली अ स्ट्रक्चरल सीक्वेंस। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें दो जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज कीटो एसाइल सिंथेज एंड एसाइल कैरियर प्रोटीन, इन पे थायोल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। थायोल ग्रुप इज सल्फर एंड हाइड्रोजन। सो दीज थायोल ग्रुप्स दे एक्ट एज एंकर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये एंजाइम का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एंकर पॉइंट्स हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, मैलोनिल कोएंजाइम में, ये सब इन एंकर पॉइंट्स पे आके जुड़ेंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंस कि यहाँ पे थायोल ग्रुप्स होते हैं इन पे। और ये एंजाइम जो होती है होमोडाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी एक सब यूनिट और उसी का आइडेंटिकल दूसरा सब यूनिट। तो 2 सब यूनिट एक साथ अटैच्ड होते हैं, दैट बिकम्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड ईच यूनिट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली। तो हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस विल जस्ट टेक 1 यूनिट एंड सी हाउ द रिएक्शन प्रोग्रेस। तो सबसे पहला स्टेप आता है चार्जिंग द थायोल ग्रुप ऑफ एसाइल कैरियर प्रोटीन विद एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल है। तो यहां पे जो एंजाइम सबसे पहले एक्ट करेगी दैट विल बी मैलोनिल एसिटाइल कोए ट्रांसफरेज। क्योंकि ये ट्रांसफर कर रही है तो ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगी थायोल ग्रुप पे, थायोल ग्रुप ऑफ द एसाइल कैरियर प्रोटीन। थायोल ग्रुप का एक H रिमूव हो गया और उसकी जगह एस्टरिफिकेशन हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए का, एंड दैट बिकम्स अटैच्ड एट द एंकर पॉइंट ऑफ एसाइल कैरियर प्रोटीन। ये पहला स्टेप है, ठीक है। यहां से रिएक्शन थोड़ी सी लेंदी होती जाएगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। Then there is transfer of this acetyl group from thiol group of acyl carrier protein to the thiol group of ketoacyl synthase। तो यहां से इसका ट्रांसफर हो जाता है ketoacyl synthase वाले मॉलिक्यूल पे, वहां पे भी thiol ग्रुप है, दैट इज व्हाई इट विल एक्ट एज अ एंकर पॉइंट। फिर आता है चार्जिंग द thiol ग्रुप ऑफ acyl carrier protein विद मैलोनिल ग्रुप। तो पहले एसिटाइल कोएंजाइम में आया, अब सिमिलरली मैलोनिल कोएंजाइम में आ जाएगा। इसमें से भी कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड इट विल गेट एस्टरिफाइड एट द एसाइल कैरियर प्रोटीन। तो दोनों जगह पे अब हमारे पास एक एक एसाइल ग्रुप आ गया है। नीचे वाले कीटोएसाइल सिंथेसिस पे हमारे पास है एसिटाइल ग्रुप और कैरियर प्रोटीन पे है हमारे पास मैलोनिल ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन ऑफ दीज 2 ग्रुप्स। तो इन दोनों ग्रुप्स को एक साथ मिलाना है। तो दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय कीटोएसाइल सिंथेज। सेकेंड एंजाइम जो एक्ट करती है दैट इज कीटोएसाइल सिंथेज। इट विल रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। ये जो ऊपर ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है COO, दिस विल बी रिमूव्ड और उसकी जगह ये जो पूरा ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप, ये ऐसा का ऐसा यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज कीटोएसाइल सिंथेज बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ कीटोएसाइल ग्रुप। एक एसाइल ग्रुप है जिसपे 2 कीटोन ग्रुप्स हैं, ठीक है। इन एंजाइम्स के नाम अगर समझ के याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा याद करने में, क्योंकि हर एंजाइम का नेम उसकी एक्टिविटी को ही डिपिक्ट करता है। तो अगर आपको उनका सीक्वेंस याद है, कौन सी एंजाइम कब काम आती है, तो उनकी रिएक्शन भी आपको इनके नेम से ही आ जाएगी। देन देयर इज द रिडक्शन ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन। अब यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, 2 कीटोन ग्रुप्स हैं। इनमें से जो आउटर मोस्ट कीटोन ग्रुप है उसका रिडक्शन हो जाएगा। कीटोन ग्रुप का अगर रिडक्शन होता है तो कौन सा ग्रुप बनता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है?
अल्कोहल, OH ग्रुप। तो इसका रिडक्शन कौन करवाएगा? द एंजाइम विल बी कीटोएसाइल रिडक्टेज एंड बिकॉज NADPH इज रिक्वायर्ड, तो हाइड्रोजन का सोर्स होगा NADPH, सो NADPH विल प्रोवाइड द हाइड्रोजन। ये जो ऑक्सीजन एटम है यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू OH ग्रुप। ठीक है, ये यहां पे इसका OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो पूरा बड़ा ग्रुप इस पे अटैच्ड है एसाइल कैरियर प्रोटीन पे, इसका डिहाइड्रेशन होता है। तो यहां पे जो OH है और एक H इसका ले लो, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा तो हमारे पास ये OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा एंड इट विल इंट्रोड्यूस अ डबल बॉन्ड। So the enzyme will be dehydratase, it will remove a water molecule and it will introduce a double bond. But since we are synthesizing a saturated fatty acid, so we do not require this double bond. So in next step, reduction of this double bond will take place and it will get converted into a single bond. क्योंकि डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो रहा है तो एंजाइम आएगी इनॉइल रिडक्टेज, जो डबल बॉन्ड का रिडक्शन करवा रही है। अगेन रिडक्शन हो रहा है तो सोर्स क्या होगा? NADPH. It will provide the hydrogen and this double bond will get converted into a saturated single bond. ठीक है, तो इस तरह से मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। पहले एसिटाइल कोएंजाइम में आया, फिर मेलोनिल कोएंजाइम में जुड़ा, दोनों का कंडेंसेशन हुआ, दो कीटोन ग्रुप्स थे, एक कीटोन ग्रुप का रिडक्शन हुआ, OH ग्रुप बन गया। OH ग्रुप हमें नहीं चाहिए, उसको हमने हटा दिया, हटाने से डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड भी हमें नहीं चाहिए, अब उसको भी हटा दिया, तो अब जाके सिंगल बॉन्ड बन गया। नाउ दिस होल ग्रुप, द ब्यूटाइल ग्रुप जिसमें 4 कार्बन है, ये ऐसा का ऐसा वापस, जैसा हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था, इट विल गेट ट्रांसफर्ड टू द कीटोएसाइल सिंथेज मॉलिक्यूल। सेम एंजाइम ट्रांसफर करने के लिए मेलोनिल एसिटाइल कोए ट्रांसफरेज, तो इसको वापस ट्रांसफर कर देगी। अब ऊपर वाली पोजीशन वापस खाली हो गई है, तो नाउ दिस चेन ऑफ रिएक्शंस विल कीप रिपीटिंग। अब यहां पर दोबारा एक 2 कार्बन डोनर ग्रुप आएगा, दैट इज मेलोनिल ग्रुप, एंड सिमिलर रिएक्शंस विल टेक प्लेस। तो दो कार्बन तो हमने पहले ही जोड़ दिए, अब इस तरह की 7 साइकिल्स और रिपीट होंगी, हर साइकिल में 2-2 कार्बन जोड़ेंगे तो 14 मोर कार्बन आर एडेड, सो दैट मेक्स अप अ टोटल ऑफ 16 कार्बन एटम्स। तो इस तरह की 7 साइकिल्स होंगी, ये सारी रिएक्शंस होंगी, तो हमारे पास अल्टीमेटली एक 16 कार्बन एटम की चेन बनके इस पे तैयार हो जाएगी। अब इसमें सारी एंजाइम्स काम आ गई थी, बस एक एंजाइम काम नहीं आई थी। कौन सी थी वो? बताओ, देख के बता दो। एक ही एंजाइम तो बच रही है अभी, बाकी सारी एंजाइम काम आ गई इसमें। कौन सी बच रही है? टी क्या है? थायोएस्ट्रेज, एज द नेम सजेस्ट। थायो मतलब सल्फर, सल्फर पे जो ईस्टर बॉन्ड है, इट विल ब्रेक दिस ईस्टर बॉन्ड एंड इट विल रिलीज द फ्री पार्मिटेट फ्रॉम द एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो अब हमारे पास फ्री पार्मिटेट रिलीज हो गया है और इट इज द फर्स्ट फ्री फैटी एसिड दैट इज रिलीज फ्रॉम द एंजाइम कॉम्प्लेक्स। थायोएस्ट्रेज इज स्पेसिफिक फॉर 16 कार्बन चेन। ये एंजाइम तभी एक्ट करती है जब एक 16 कार्बन चेन बनती है। अगर 8 बनेगी तो ये नहीं एक्ट करेगी, 10 बनेगी तो नहीं करेगी। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, ओनली इन मेमोरी ग्लैंड्स this enzyme is specific for 8, 10 and 12 carbon position. That is why breast milk is rich in fatty acids which have 8, 10 and 12 carbon atom chain. So that is the difference, just a fact अगर आप जानना चाहो तो। Now comes activation of free palmitate. Free fatty acid cannot do anything on its own. अगर इसको किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेना है, किसी भी पाथवे में जाना है, तो it has to be first activated. And activation occurs by attaching coenzyme A molecule. तो ये palmitoyl coenzyme में synthetase होती है, that is an energy consuming reaction. तो इस रिएक्शन से coenzyme A इस पे अटैच हो जाता है and it becomes palmitoyl coenzyme A. So that is the end of fatty acid synthesis where a 16 carbon chain fatty acid, palmitic acid is formed. ठीक है? Now let's see what happens to this palmitate. जैसा डिस्कस किया था, इसके कई सारे फेट्स हो सकते हैं। First is esterification. Palmitoyl coenzyme A can be esterified to glycerol or sphingosine molecules to form
acyl glycerols, monoacyl, diacyl and triacyl glycerols, or it can also be esterified to sphingosine molecules, where it results in formation of phospholipids and glycolipids. Likewise, palmitoyl coenzyme A can also be esterified to cholesterol molecules, where it becomes cholesterol esters. चेन elongation हो सकता है, फैटी एसिड और भी होती है, लंबी चेन की भी होती है. तो जैसा जो स्टेप्स अभी हमने देखे थे फैटी एसिड सिंथेसिस में, सेम स्टेप्स ही इसमें यूज होते हैं. मैलोनिल कोएंजाइम A will act as a donor of 2 carbon atom and it will keep attaching 2 carbon atoms as required to form longer fatty acids. But the difference is ये रिएक्शन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में by microsomal fatty acid elongation system. Different set of enzymes act on this. स्टेप्स वही रहेंगे, एंजाइम्स दूसरी होंगी, लोकेशन दूसरी होगी. तो इससे दो कार्बन एटम इसमें अटैच होते जाते हैं और फैटी एसिड की चेन एलोंगेट की जा सकती है. देन इज डीसैचुरेशन. ये भी सेम प्रोसेस सेम लोकेशन पे होता है. यहाँ पे माइक्रोसोमल फैटी एसिड डीसैचुरेशन सिस्टम होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, एंड इट यूजेस अ सीरीज ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस अगेन मीडिएटेड बाय NADPH टू इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड्स एट सर्टेन प्लेसेस. तो ये डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेगी तो इट विल बिकम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, either mono unsaturated fatty acids or poly unsaturated fatty acids. So this is how palmitic acid can be utilized. ठीक है, esterified की जा सकती है, elongate की जा सकती है, and it can be converted into unsaturated fatty acids. Now coming to regulation of fatty acid synthesis. कोई भी pathway अगर आप पढ़ते हो तो उसका regulation बहुत important रहता है, because mostly कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो इनका जो रेगुलेशन होता है दैट इज कैरिड आउट बाय 2 की हार्मोन्स, दोज आर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. तो ये डायबिटीज के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां इन हार्मोन्स का डिसफंक्शन होता है. तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन कौन सा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो सकता है, वो आप तभी डिटरमाइन कर पाओगे व्हेन यू अंडरस्टैंड द रेगुलेशन ऑफ दीज पाथवेज. तो पहला हम डिस्कस करते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन. What do you mean by allosteric? किसी एंजाइम का एलोस्टेरिक साइट पे कोई चीज बाइंड हो रही है. एलोस्टेरिक साइट इज अ साइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्टिव साइट. तो वो उस एंजाइम्स में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज लाता है वो मॉलिक्यूल एंड इट बिकम्स आइदर एक्टिव और इनएक्टिव. फीडबैक इनहिबिशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एलोस्टेरिक इनहिबिशन. तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये तो स्टेप्स देखे था हमने. फर्स्ट जो इसका स्टेप था शटलिंग ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द साइटोसोल. अब यहाँ पे पैरेलल में एक प्रोसेस और चल रहा है दैट इज ATP एंड ADP एक्सचेंज. ये कहाँ होता है, ये भी पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ATP बनता है ना. फिर वो ATP माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन एक्सचेंज फॉर ADP. तो ये भी प्रोसेस पैरेलल में चल रहा है. इट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस प्रोसेस बट इट इज हैपनिंग इन पैरेलल. तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ATP जो है दैट डायरेक्टली इनहिबिट्स पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज बिकॉज ATP इज द मार्कर ऑफ एनर्जी. तो अगर एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, ATP ज्यादा बन रहे हैं, तो बॉडी को रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, सेल को रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि वो और एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म्स फॉलो करे. सो इट विल डायरेक्टली इनहिबिट पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स. तो ये नहीं होगा तो आगे की ये सारी रिएक्शंस नहीं होगी. इवन TCA साइकिल विल गेट इनहिबिटेड. देन citrate will directly activate acetyl CoA carboxylase. Since this enzyme is the rate limiting enzyme, so it is regulated by citrate. भाई किसी भी एंजाइम का अगर सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो बट नेचुरल सी बात है वो एंजाइम एक्टिव होगी ताकि उस सबस्ट्रेट को कंज्यूम किया जा सके. So citrate will directly stimulate this enzyme to convert it into its active form ताकि और फैटी एसिड सिंथेसिस करवा सके. अब किसी भी एंजाइम का अगर प्रोडक्ट हायर कंसंट्रेशन में बन जाता है तो दैट विल कॉज फीडबैक इनहिबिशन. सो फैटी एसाइल कोएंजाइम A, when these are formed in excess, they will inhibit this enzyme by feedback mechanism. Now this feedback mechanism not only applies to the enzyme molecule, ये फीडबैक इस ट्रांसपोर्टर पे भी एक्ट करता है. अगर ये फैटी एसिड ज्यादा बनने लग जाती है तो इस ट्रांसपोर्टर को भी ब्लॉक कर देती है ताकि सिट्रेट बाहर ही नहीं आ पाए तो और फैटी एसिड नहीं बनेगी.
एंड सिमिलरली इट विल ऑल्सो ब्लॉक द एटीपी एडीपी एक्सचेंजर। ये ब्लॉक हो जाएगा तो एटीपी बाहर नहीं आ पाएगा, एटीपी अंदर ही रह जाएगा, अंदर रहेगा तो वो एडिशनली पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को भी इनहिबिट कर देगा। सो दैट इज हाउ फैटी एसिड कोएंजाइम ए, that is the product of this reaction, will cause feedback inhibition at 3 different levels. तो ये था एलोस्टेरिक रेगुलेशन। नाउ कमिंग टू हार्मोनल रेगुलेशन। कौन से दो हार्मोन्स हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, तो पहला तो ये नोट करो कि ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, इट इज इनएक्टिव व्हेन इट इज इन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। हर एंजाइम का अलग अलग सिस्टम होता है, कुछ एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होती है, कुछ एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होती है। सो दिस एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, इट इज इनएक्टिव व्हेन इट इज फॉस्फोराइलेटेड। तो पहले बात करते हैं हम इंसुलिन की। जब इंसुलिन बाइंड होगा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे, यस डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज। तो इंसुलिन बाइंड होगा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे, इट विल कॉज it will lead to a cascade of reactions, multi-step reactions होती है, जिसकी वजह से ultimately it will activate protein phosphatase. Since it is a phosphatase, it will remove the phosphate from this protein, और जब ये phosphate इससे remove हो जाएगा तो ये enzyme एक active form में convert हो जाएगी, then it will carry on fatty acid synthesis. So the bottom line is कि insulin जो है वो fatty acid synthesis को promote करता है। तो insulin is a lipogenic hormone, ठीक है। इंसुलिन विल इंक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस एंड इट ओनली सीम्स लॉजिकल, क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो ग्लूकोज लेवल कम करने का मतलब ग्लूकोज उसने सेल के अंदर शिफ्ट किया, उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन प्रमोट कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस प्रमोट कर रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस प्रमोट कर रहा है, एंड सिमिलरली ग्लूकोज यहाँ पे भी यूटिलाइज हो रहा है फैटी एसिड बनाने में। तो अगेन इट इज प्रमोटिंग फैटी एसिड सिंथेसिस। इसका उल्टा होता है ग्लूकागॉन का रिएक्शन। ग्लूकागॉन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर नोन एज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। दे विल एक्टिवेट एन एंजाइम नोन एज एडिनाइलिल साइक्लेज, जो एटीपी को उसके साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, साइक्लिक एएमपी। दिस साइक्लिक एएमपी विल एक्टिवेट एन एंजाइम बाय बायोसिग्नलिंग पाथवेज, दैट एंजाइम इज प्रोटीन काइनेज ए। क्योंकि ये काइनेज है तो इट विल कॉज फॉस्फोराइलेशन, तो ये इस एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन करवा देता है एंड इट विल कन्वर्ट दिस एंजाइम इनटू इट्स इनएक्टिव फॉर्म। सो दिस इज हाउ दिस एंजाइम इज रेगुलेटेड रेसिप्रोकली बाय दिस टू हार्मोन्स, ठीक है। इंसुलिन जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, ग्लूकागॉन जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस को रिड्यूस करेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, यानी डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बन रहा है, आरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन रही है। वो प्रोटीन कौन सी होगी? एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। तो अगर डायरेक्टली डीएनए के लेवल पे ही इन जीन्स को ब्लॉक कर दिया जाए, इनका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने दिया जाए, तो फैटी एसिड सिंथेसिस को भी इनहिबिट किया जा सकता है। तो इन सेल्स के न्यूक्लियस पे एक रिसेप्टर होता है, दैट इज नोन एज पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। इट इज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल। So when people consume diet that is rich in PUFA, polyunsaturated fatty acid, this will activate this receptor, this nuclear receptor. ये nuclear receptor nucleus की membrane से अंदर migrate करेगा. It will bind to another receptor, RXR, that is retinoid X receptor. ये दोनों जब combine होते हैं तो ये DNA से bind हो जाएंगे. DNA से bind हो जाएंगे तो इस DNA का transcription block कर देंगे, ठीक है। और किन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक करेंगे? द जीन्स विच कोड फॉर एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। तो इसीलिए पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वैसे देखा जाए तो अनदर पॉइंट की हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, बिकॉज दे डिक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस इन लॉन्ग टर्म। ये ऐसा नहीं है एक डाइट में हो जाता है, ओवर प्रोलॉन्ग ईयर्स होता है। डीएनए में जो भी चेंजेस होते हैं दे अकर ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। So this was all regarding the regulation. Any doubts?